नमस्कार, अनादि टीवी के खास प्रोग्राम सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत अहम टॉपिक है जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही जानकर दूसरों को जागरूक करना भी उतना ही ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में नशे की लत कैसे बढ़ रही है, क्या समस्या है, क्या उसका समाधान है, और इसी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं एडिक्शन काउंसलर मिस्टर राजीव तिवारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे देश में नशे की स्थिति क्या है। मैडम, आज तक नशे पे कोई सर्वे नहीं किया गया था भारत में। पहला सर्वे जनवरी 2019 में किया, जो कि दिल्ली में एम्स ने और केंद्रीय सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय ने किया। इन्होंने एक रिपोर्ट दी, मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया। ये रिपोर्ट जो है ये एम्स के अंदर एक नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट सेंटर है, उसने ये रिपोर्ट बनाई, मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया। ये रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में लगभग 28 करोड़ लोग किसी न किसी तरीके का नशा कर रहे हैं, 16 करोड़ लोग शराब का नशा कर रहे हैं और 12 करोड़ लोग अन्य ड्रग्स का नशा कर रहे हैं, जिसमें हम इसमें गांजा, चरस, भांग ये सब कह सकते हैं, इनहेल करने वाले नशे। तो यही रिपोर्ट बताती है कि इन 28 करोड़ लोगों में से लगभग 7.5 करोड़ लोग गंभीर स्थिति में आ गए हैं। गंभीर स्थिति में आ गए मतलब यह है कि वो एडिक्ट हो चुके हैं, ये उनकी बॉडी जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई है। अब उन्हें किसी भी हालत में कुछ भी उन्हें नशा चाहिए, वो सवेरे से उनको नशे की ज़रूरत पड़ती है। वो विकास की जगह विनाश की ओर चले गए हैं और अब रचनात्मकता नहीं रह गई। और यही रिपोर्ट बताती है कि इन 7.5 करोड़ लोग जो गंभीर स्थिति में आ गए, इसमें से 6 करोड़ लोग जो हैं वो नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक जो आपने आंकड़ा बताया कि देश में बहुत बड़े आंकड़े के में लोग नशा कर रहे हैं, कई अलग अलग तरीके के नशा कर रहे हैं। जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा नशा किस तरीके का किया जाता है? देखिए, सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि 28 करोड़ में से लगभग 26 करोड़ लोग शराब का कर रहे हैं, क्योंकि उसकी उपलब्धता बहुत ज़्यादा है ना। बिल्कुल, और उपलब्धता ज़्यादा है और ईजी अवेलेबिलिटी है, दुकान में ही मिल रहा है, सरकारी दुकानों में ही मिल रहा है, तो इस कारण सबसे ज़्यादा तो अल्कोहल का ही किया जा रहा है। जी राजीव जी, पूछना चाहेंगे कि सबसे कारण क्या होता है नशे की लत बढ़ने का? देखिए मैडम, एक सर्वे बताता है कि लगभग 90% लोगों को जो नशा कराने वाला होता है, पहली बार किसी पदार्थ का सेवन कराने वाला होता है, वो उनका कोई दोस्त ही होता है। और वो दोस्त जो है वो उनसे कहता है कि एक बार लेके देख, मज़ा आएगा। और वो लोग लेके देखते हैं और ये जो पदार्थ हैं, गांजा है, चरस है या शराब है, इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब भी हम इनको लेते हैं तो हमारे माइंड में एक डोपामाइन नाम का जो हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, जिसके कारण हमको प्लेजर फील होता है। और वो प्लेजर फील जब व्यक्ति को होता है तो फिर वो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है कि इसको मैं लूँगा और मुझे अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। और हमारे देश में आज जो नशा शुरू करने की एवरेज एज है वो बहुत कम होती जा रही है, वो 10 से 14 साल के बीच में आ गई है एक एवरेज एज। हमारे पास अभी हमारी जो संस्था है, मैं शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारी संस्था स्ट्रीट चाइल्ड पे काम करती है। तो बाल कल्याण समिति हमारे पास स्ट्रीट चाइल्ड को जो एडिक्टेड है उन्हें भेजती है। तो अभी हमारे पास कुछ बच्चे आए तो वो 6 और 7 साल के भी थे, जो कि इनहेल करने लगे थे, जो ये पंचर बनाने का सॉल्यूशन होता है उसको इनहेल करके उसका नशा करने लगे थे। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा किस उम्र में नशा देखा जाता है? देखिए, शुरू करने की एज तो मैंने आपको बता दिया है कि ये कम हो गई है। मतलब आज बच्चे जो हैं 9वीं 10वीं में भी शुरू करने लगे हैं, तो शुरू करने की उम्र ये है। लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता है कि पहले जो व्यक्ति को, जो हम कहते हैं कि किक चाहिए होते, वो अगर एक पैग में आती तो वही किक उसको थोड़े टाइम बाद 2 पैग में की ज़रूरत पड़ती है, उस पैग की फिर 3 पैग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये इसमें जो किक है उसका धीरे धीरे उसकी बॉडी रेसिस्ट करती जाती है कि वो मज़ा फिर आदमी को, वही बच्चा जो पहली बार में एक बियर में से 3 लोग पीते थे, बाद में वही एक अकेला बच्चा 6-6 बियर पीने लगता है। बिल्कुल। अब जानना चाहेंगे कि लत तो बन जाता है नशा, लेकिन क्या समस्या होती है, क्या कारण होता है कि लोग उसकी लत से निकल नहीं पाते हैं? देखिए मैडम, हम जिसे हम लत कहते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि
WHO के हिसाब से जो जिसे हम लत बोल रहे हैं, लत होना मतलब कि एडिक्ट होना, एडिक्ट होना मतलब कि बॉडी उसके लिए, वो किसी मादक पदार्थ के लिए डिपेंडेंट हो गई है कि अब जब तक उसको वो पदार्थ नहीं मिल पाएगा उसकी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करेगी। तो WHO ने 1964 में एडिक्शन को एक डिसीज में डाला है, जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज है उसमें एडिक्शन को डिसीज में डाला हुआ है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने 1956 में एडिक्शन को डिसीज में डाल दिया था। तो ये लत जो है ये असल में एक बीमारी है। हमने बताया आपको कि हमारे देश में 28 करोड़ लोग किसी ना किसी तरीके का मादक पदार्थ लेते हैं, उसमें से 7.5 करोड़ लोग गंभीर स्थिति में आ गए। ये गंभीर स्थिति में आ गए मतलब ये एक बीमारी से ग्रसित हो गए जिसका नाम एडिक्शन है। अब ये क्या है कि हमारे समाज में फैला हुआ है कि कोई शराब का एडिक्ट हो गया है या नशे का एडिक्ट हो गया, तो समाज में एक ये भ्रांति फैली हुई है कि कोई भी व्यक्ति अपने विल पावर से बाहर निकल के आ सकता है। अब यदि कोई बीमारी है तो मैं कहता हूं कि आप अपना मतलब जो छोटी सी बीमारी है, वायरल फीवर या लूज मोशन, उसको भी आप विल पावर से ठीक नहीं कर सकते। तो एडिक्शन जो कि एक फेडरल डिसीज है, एक जानलेवा डिसीज है। हमारे देश में केवल शराब से हर साल 5 लाख मौतें होती हैं, तंबाकू से हर साल 12 लाख मौतें होती हैं, 2.5-3 लाख मौतें अन्य ड्रग्स से होती हैं। तो जब इतनी एक जानलेवा बीमारी को हम विल पावर से कैसे ठीक कर सकते हैं? तो ये एक बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और व्यक्ति ट्रीटमेंट से ही ठीक हो सकता है। लेकिन कुछ भ्रांतियों के कारण आज भी हमारे देश में क्या हो रहा है कि लोग पूजा पाठ से कि शनि लग गए, कि भूत लग गए, किसी ने कुछ कर दिया है, आज भी पूजा पाठ कराते हैं। इस तरीके का एक सोच है। आज भी सोचते हैं लोग कि कोई व्यक्ति अगर एडिक्ट हो गया तो उसकी शादी कर दी जाए तो वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की सोच के कारण क्या होता है कि उसकी बीमारी धीरे धीरे क्रॉनिक होती चली जाती है, और जब वो बीमारी क्रॉनिक हो जाती है तो उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल राजीव जी, जैसे कि मतलब कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी भी देखी जा रही है कि लोग इलाज की तरफ ना बढ़कर सीधे अंधविश्वास की ओर बढ़ जाते हैं। हाँ, देखिए, जैसा लोगों ने सुन रखा है वैसा ही तो वो समझेंगे ना। ये है कि भाई शादी कर दो, जिम्मेदारी आएगी तो छोड़ देंगे। ये देखिए कैसी भ्रांति है। इसके चक्कर में क्या होता है कि वो अपनी जब जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा है तो एक दाम्पत्य जीवन की, एक विवाह की वो जिम्मेदारी कैसे लेगा? तो होता यही है कि उसकी शादी की जाती है, वो उस जिम्मेदारी को संभालने के लायक नहीं होता है, तो उस जिम्मेदारी से भागने के लिए वो और ज़्यादा पीने लगता है। और होता यह है कि लोग कहते हैं कि नहीं, शादी के पहले तो कम पीता था, इससे शादी कर दी तो ये और ज़्यादा पीने लगा। तो वो जो लड़की जो एक शराबी के साथ बेचारी फंस गई है, उसी के ऊपर दोष मढ़ दिया जाता है कि तुम्हारे कारण इसकी शराब बढ़ गई। बिल्कुल। तो राजीव जी, ये भी जानना चाहेंगे, आजकल की बदलती हुई लाइफस्टाइल, थोड़ा सा फैशन में भी लोग शराब का सेवन करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, साथ ही हुक्का भी बहुत आजकल ट्रेंड में है। तो क्या ये भी एक लत का कारण आगे चलकर बन जाता है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि लगभग 27% लोग जो हैं वो एडिक्ट हो जाते हैं। तो इनके अंदर है ही ऐसा, इनके अंदर प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये धीरे धीरे डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं। डिपेंडेंसी क्रिएट कैसे होती है कि यदि हम देखते हैं कि जो सिगरेट या तंबाकू खाते हैं उनको सवेरे सवेरे उठते ही साथ सिगरेट की या तंबाकू की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है। अब अगर उनको टाइम पे सिगरेट या गुटखा नहीं मिलेगा तो उनको मोशन तक नहीं होगा। एक मतलब बड़ी नॉर्मल सी बॉडी का फंक्शनिंग है मोशन होना, उसको मोशन क्लियर नहीं होंगे। और इसके आगे हम और जाते हैं तो जब वो एक एडिक्ट हो जाता है तो उसको अगर वो समय पे नहीं मिले तो उसकी बॉडी रिएक्ट करती है, जिसको विथड्रॉवल सिंड्रोम कहते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये आपने सुना होगा कि लोग नशा करने के कारण मर जाते हैं, लेकिन एक स्थिति ये भी आती है कि यदि व्यक्ति इसमें हेरोइन और शराब जैसी चीज़ों का ज़्यादा एडिक्ट हो गया है, उसकी डिपेंडेंसी हाई हो गई है, तो यदि वो एकदम से शराब को या नशे को, स्मैक, हेरोइन को एकदम से बिना मेडिकल असिस्टेंस के बंद करता है तो उसकी डेथ तक हो जाती है। वो उस स्थिति को हम कहते हैं कि डिलीरियम ट्रिमेंस में चले जाना, कि वो इसकी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि एकदम से वो नशा उसे नहीं मिलेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। वो हेलुसिनेट कर जाता है, हेलुसिनेशन में चले जाता है कि उसको नशा नहीं मिले तो वो पागल जैसा हो जाता है, उसको आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, उसको लगता है कोई पीछे भाग रहा है, वो दौड़ने लगता है। तो
एक समय तक हम कहते हैं कि नशे के कारण भी लोग पागल हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन स्थिति ये भी आ जाती है कि अब अगर उसे नशा नहीं लेगा तो वो पागल हो जाएगा, मर जाएगा। अब वो मजे के लिए नहीं ले रहा है नशा, अब उसकी मजबूरी हो गई, अब उसको किसी भी स्थिति में चाहिए। हम देखते हैं ना कि लोग पत्नियों को पैसे के लिए मारते हैं, लोग अपने माँ बाप को नशे के लिए, पैसे के लिए मारते हैं, चोरियां करते हैं। तो उनकी मजबूरी हो चुकी है, उनको नहीं मिलेगा, अब उनको तकलीफ होगी, विड्रावल्स आएंगे, उनके पूरे हाथ पांव दुखेंगे, उनका सर दुखेगा, अब किसी भी कीमत पे उनको नशा चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि राजीव जी आपने बताया कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं, तो बढ़ता हुआ नशा, बढ़ती हुई लत परिवार को नष्ट कर देता है, करियर को भी मिटा के रख देता है। तो कैसे महिलाओं पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ता है? देखिए मैडम, आज ही यहाँ पे भोपाल में जो महिला परामर्श केंद्र और परिवार परामर्श केंद्र की जो काउंसलर हैं डॉक्टर रीता तुलिया, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केस आते हैं उसमें से अधिकतर के पीछे शराबी होती है कि जो महिला है उसका पति शराब पीता है और वो उसको मारता है। तो महिलाओं की जो है वो स्थिति बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जो शराबी जब एक बार उसे नशा हो जाता है और वो तरह तरह की उसके साथ मेंटल हेल्थ के भी बहुत से इशू हो जाते हैं लंबे समय नशे लेने के कारण, और कहीं ना कहीं उसको नशे के कारण उसकी लाइफ में फेलियर्स हो रहे होते हैं, डिप्रेशन आ रहा होता है, और जब वो नशे में बिल्कुल अनकंट्रोल हो जाता है तो उसका जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं अपने घर पे सॉफ्ट जो टारगेट होते हैं उन्हीं पे निकलता है, मजबूत आदमी को के ऊपर वो नहीं निकाल सकता है। तो सबसे ज़्यादा शिकायत महिलाएं होती हैं, उसको पैसे की ज़रूरत है, उसे किसी भी हाल में पीना है, तो वो पैसा पत्नी से ही लेता है, घर का सामान बेचने की कोशिश करता है, तो इस कारण वो घर पे ही महिलाओं को ये साथी मारपीट करता है। तो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो बुरा असर है वो एक महिला के ऊपर ही होता है। यहाँ पे कहा जाता है एक एडिक्ट होता है और एक पैरा एडिक्ट होता है। तो एक एडिक्ट के साथ जो हो रहा है लगभग वही उस पैरा एडिक्ट के साथ हो रहा है जो उसके साथ रह रहा है, वो उसके साथ भी वही नुकसान होते हैं। जैसे एक एडिक्ट समाज से बहिष्कृत होता है, उसकी फैमिली भी समाज से कटने लगती है, क्योंकि लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, लोग को रेद रहे होते हैं। एक वो जो शराब पी के कांड करता रहता है उसके कारण टेंशन, जो उसके साथ रहता है वो भी टेंशन में मानसिक रोगों का शिकार होता जाता है, उसको भय में जीने लगता है वो कि अब ये गया है तो ये लौटेगा कि नहीं लौटेगा, ये लौटेगा तो कैसा लौटेगा, और जब ये लौटेगा तो ये क्या करेगा, वो भय में जीने लगते हैं। उनके साथ बहुत सारी आर्थिक असुरक्षा हो जाती है, क्योंकि शराबी जो है वो अपने काम पे जा नहीं रहा होता है, वो ऐसे डिसीजन ले रहा होता है जिसमें घर में लगातार नुकसान हो रहा होता है। वो 500 की चीज़ 50 में बेच देता है और 50 की चीज़ 500 में खरीद करके ले आता है, क्योंकि उसकी डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो तो ख़त्म हो चुकी है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रह जाता है। तो महिलाओं के ऊपर बहुत ही बुरा असर होता है। वो भी एक पैरा एडिक्ट हम उनको कह सकते हैं, पैरा एल्कोहलिक कह सकते हैं, कि जो शराबी के साथ बीत रहा है लगभग वही उनके साथ बीत रहा है। वो नहीं पी रहे हैं तब भी उनके साथ वही हो रहा है। समाज से बहिष्कृत, मानसिक रोग, शारीरिक प्रताड़ना, शारीरिक रूप से भी वो कमज़ोर होती चली जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक शराबी की या नशा पीड़ित की पत्नी भी वही नुकसान उठा रही होती है जो वो उठा रहा होता है। बिल्कुल। राजीव जी, अब जानना चाहेंगे कि बच्चे जो कि हमारे देश का भविष्य हैं, तो अगर उनके घर में कोई ऐसा बड़ा है जो शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करता है, जो इस लत का शिकार हो चुका है, तो बच्चों की मानसिकता पर, उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ा तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारी संस्था जो है शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र, वो स्ट्रीट चाइल्ड के ऊपर काम करती है, एडिक्टेड चाइल्ड के ऊपर। तो देखा गया कि जो बच्चे स्ट्रीट चाइल्ड, वो बच्चे होते हैं जो कि घरों से भाग चुके होते हैं। इन बच्चों में अधिकतर वो बच्चे थे जो कि उन लोगों के बच्चे थे जिनके माँ बाप, पिता जो था वो घर में आके मारपीट करता था, बच्चों को मारता था, उनकी माँ को मारता था। राजीव जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक दर्शक कृष्णा श्रीवास्तव हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी नमस्कार मैम। जी, अपना सवाल पूछे कृष्णा। सर नमस्कार। नमस्ते सर, ज़्यादातर मैं जो एक हमारी सोसाइटी है, मतलब बच्चों के लिए हम लोग काम करते हैं, और लगातार हम ये देखते हैं कि जो रोड में बच्चे बैठे रहते हैं और वो नशे की लत में बहुत जल्द लग जाते हैं, क्योंकि वो लोगों को देखते हैं और उनको ये लगता है कि नशा जो है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम उनको समझा नहीं पाते हैं। उनको रोकने के लिए क्या कुछ इलाज कर सकते हैं?
देखिए, उनको रोकने के लिए उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जो सॉल्यूशन लेने लगते हैं आज वो जो इनहेल कर रहे हैं, जिसको पंचर बनाने का या फर्नीचर चिपकाने का, 85% एक सर्वे बता रहा है कि जो स्ट्रीट चाइल्ड है लगभग 85% एडिक्ट हो गया है इन्हीं इनहेल करने वाले नशों का। तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट की और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। सबसे पहले उनको उस माहौल से अलग करना होगा और उनको कहीं ना कहीं उनका पुनर्वास करने की ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट के बाद। जी, उम्मीद है कृष्णा आपको आपके सवाल का उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर, हम अपने प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि बच्चों की मानसिकता पर, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मैंने बताया कि बच्चे घरों से भाग जाते हैं और हम वो स्ट्रीट चाइल्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो बस बच्चा वो लगातार उसका पिता घर पे आके छोटी छोटी बातों पे उसे मारता है, तो वो कई बार घर से भाग खड़ा होता है। जो शराबी का बच्चा रहता है, एक एडिक्ट का बच्चा रहता है, उसके नशे की ओर जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है, नशे की ओर आकर्षित होने की संभावना। इसके अलावा वो बच्चा जो है वो खुद भी एक मानसिक रोगी हो जाता है, क्योंकि बाहर जो दूसरे बच्चे रहते हैं वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि देख तेरा पिता ऐसा कर रहा था, कल तेरे पिता क्या कर रहे थे। वो दुनिया से कटता जाता है क्योंकि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, दूसरे छोटे बच्चे उड़ा रहे हैं, मासूम बच्चे उड़ा रहे हैं, तो वो समाज से कट जाता है और कहीं ना कहीं वो आइसोलेशन का शिकार हो जाता है और घुटता रहता है। वो ऐसे जो अत्याचार करता है एक शराबी, उनको वो सहता रहता है और वो नेगेटिव हो जाता है, कट जाता है। वो हम कह सकते हैं कि वो आगे जाके सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव नहीं होता है, वो बीमार बच्चा होता है, उसको भी काउंसलिंग की और इलाज की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उपाय होता है, क्या इलाज होता है नशा से मुक्ति का? देखिए मैडम, मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि यदि हमें समाज से इस बीमारी को, हम देख रहे हैं कि 7.5 करोड़ लोग बीमार हो चुके हैं हमारे देश में। 7.5 करोड़ लोग जनसंख्या है मध्य प्रदेश की लगभग, तो उतने करोड़ लोग हमारे विनाश की ओर विनाशात्मक हो गए, जो खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और समाज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के अधिकतर केस की पीछे नशा है। जो हम अगर जेलों में सर्वे करेंगे, लगभग 35% लोग हैं जो कि नशे में उनसे अपराध हो गया। वो अपराधी मानसिकता के नहीं है, लेकिन नशे में उनको गुस्सा आ गया, नशे में ज़्यादा नशे में थे, अनकंट्रोल थे और उनसे कुछ ऐसा हो गया कि वो जेल पहुंच गए। वो लोग अपराधी नहीं है लेकिन जेल में। तो अपराधों की 35% अपराधों की वजह नशा है। तो देखिए, यहाँ पे हम कहेंगे कि जो कहते हैं कहावत है ना, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, तो हमको कहीं ना कहीं लोगों को उस ओर जाने से रोकना होगा। इसका इलाज बहुत कठिन है और एक समय के बाद मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही कठिन है, बहुत लंबा समय लगता है और उतना जो खर्चा होता है लोग उतना उठा नहीं पाते। तो ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं हम नशे के लिए, मादक पदार्थों के नुकसानों के बारे में, जिस उम्र में बच्चा जा रहा है उस उम्र में जागरूकता फैलाएं। हमें अपने बच्चों के सिलेबस में शामिल करना होगा मादक पदार्थों को। अभी तक हमारे यहाँ 8वीं में एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर आया है नशे का। हमें कहीं ना कहीं अपने जो पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव की ज़रूरत है। हमें उसमें शराबियों की कहानियों को, एडिक्ट बच्चों की कहानियों को जोड़ना होगा कि कोई बच्चा एडिक्ट हो गया तो उसके साथ क्या हुआ। हमें बताना होगा कि क्यों उन्हें करने पे अच्छा लगेगा। हमें उन्हें बताना होगा कि जब तुम इसमें फंस जाओगे तो तुम्हारे जीवन में फिर क्या क्या होगा। तुम वो करोगे जो कोई भी नहीं करना चाहता है। तुम्हारे जीवन में वो होगा जो कि कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में हो। तुम वो हो जाओगे जो तुम बनना नहीं चाहते हो। बिल्कुल। राजीव जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। अपना नाम बताएं। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी एक छोटी सिस्टर है, वो सर काफी ज्यादा मतलब हुक्का पीने लगी है उसके फ्रेंड सर्कल में। और पहले वो बिल्कुल भी हुक्का नहीं पीती थी, बट अभी 1-2 महीना हुआ है उसको काफी ज्यादा लत लग गई है हुक्के की। तो सर मुझे कोई सॉल्यूशन चाहिए जिससे मतलब वो कंट्रोल कर सके। मैडम, उसकी काउंसलिंग करवाइए और अगर ज़रूरत होती है उसको साइकेट्रिस्ट को भी दिखाइए। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ देंगे कि अगर उसकी बॉडी में क्रेविंग होने लगी है, बॉडी डिमांड करने लगी है, तो हमको उसको भी ख़त्म करना होगा। जी,
तो नेहा, आप भी राजीव जी द्वारा बताए गए जो उन्होंने बताया कि काउंसलिंग करवाएं, तो आप भी उसका सॉल्यूशन करें और जल्दी से जल्दी अपनी फ्रेंड की, आपके सिस्टर जो भी हैं उनकी काउंसलिंग करवाएं। हम बात कर रहे थे बच्चों में जागरूकता लाने की, आप बता रहे थे कि बच्चों को सिलेबस में कैसे ऐड किया जा सकता है। जी मैडम, बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हमें बच्चे को फर्स्ट यूज़ के लिए तैयार करना होगा कि वो फर्स्ट यूज़ ना करें, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो हमारे देश में 28 करोड़ लोग हैं जो नशा कर रहे हैं, जो हमारे देश में 7.5 करोड़ लोग हैं जो नशे में बुरी तरीके से फंस गए, मैंने बताया 6 करोड़ लोग नशा छोड़ना चाहते हैं। तो ये लोग भी जो 7.5 करोड़ लोग हैं, इनसे आप बात करेंगी ना, ये लोग भी बताएंगे ये इन्होंने इसलिए नहीं शुरू किया था कि मैं जीवन भर पीऊँगा। इनमें से अधिकतर लोगों ने इसलिए नशा शुरू किया, उनके दोस्त ने कहा था कि एक बार करके देख, मज़ा आएगा, और उन्होंने करके देखा। वो एक बार करके देखना चाहते थे। मैं अपने बारे में बताऊं मैडम कि मैंने लगभग 20 साल नशा किया और हर तरीके का किया, जो भी आप नाम यहाँ भोपाल में जानती हो, शराब, चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, स्मैक, मैंने सभी लिया। लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसा आया कि जब मैं 11th में था तो मेरे से एक बच्चे ने कहा, एक बियर लेके आया वो, उसने कहा कि पी के देख, मज़ा आएगा। और मैंने पी के देखा और वो मुझे आया मज़ा, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं मुझे किक दी। मैं थोड़ा शर्मीला, संकोची था, तो मैं खुल के डांस करने लगा। जिनसे मैं डरता था तो उनसे भी मैं तेज़ आवाज़ में बोलने लगा, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये मुझे अच्छा जो है ये 2-3 साल तक लगा। और जब मुझे देखा कि मेरे से साथ के बच्चे मेरे से आगे निकलते जा रहे हैं, वो मेरे नंबर कम होते जा रहे हैं, और जब मैंने बंद करना चाहा ना, तो अगले 16 साल मुझे और लग गए बंद करने में। 16 साल तक मैं निकलने के लिए संघर्ष करता रहा, मैं भी और मेरा परिवार भी संघर्ष करता रहा। मुझे 2 बार नशा मुक्ति केंद्रों में डाला गया, और दूसरी बार 2012 में जब मुझे एक केंद्र में डाला गया, तो मैं कह सकता हूं कि मैं अभी 8 साल से नशे से दूर हूं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि एक तलवार सी, एक बार जो एडिक्ट हो गया उसके सर पे अब एक तलवार सी लटक रही है, वो कभी भी वापस जा सकता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि जगह जगह नशा मुक्ति केंद्रों में इलाज करा के आते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्रॉनिक हो चुकी होती है। यही मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे घर वालों ने भी पूजा पाठ और महामृत्युंजय जाप, काल सर्प योग की पूजा, अंगूठी, बाबा, ये सब किया। उसके बाद मेरी बीमारी जब पुरानी हो गई तो मैं फिर ठीक नहीं हो पा रहा था, और मैं आ गया हूँ बाहर निकल के। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि कब मैं चला जाऊँ मैडम। तो इस कारण मुझे बड़ी प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है। हमेशा एक तलवार जैसी झूलती रहती है कि मैं फिर चले जाऊँ। और मैं जानता हूँ कि ये नशा क्या करता है और क्या करवाता है। जब मैं इसे बंद करने की कोशिश कर रहा था, ये बंद नहीं हो रहा था। मुझे अपने घर का एक बार मैंने चूल्हा तक बेच दिया पीने के लिए। और उसके बाद मैं जानता हूं कि मैंने अपने घर पे मेरी पत्नी के ऊपर कितने अत्याचार किए। मेरी माँ को मैंने गालियाँ बकी, मेरे बुजुर्ग पिता को मैंने गालियाँ बकी, मैंने अपने छोटे बच्चों को भी मारा। तो मैंने वो काम किए कि जो मैं नहीं, कोई सोच ही नहीं सकता कि मैं एक काम करूं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बीमारी है, एडिक्शन नाम की बीमारी, इसका जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, ये बीमारी उस विक्टिम को विलेन बना देती है। वो ऐसी बीमारी का शिकार हो गया है कि वो ऐसे काम कर रहा होता है कि लोग उसे नफरत की नज़रों से देख रहे होते हैं। कोई भी आदमी उस आदमी से सहानुभूति नहीं कर सकता जो बाहर दारू पी के और गालियाँ बक रहा है और पत्थर मार रहा है। लेकिन हमको, समाज को आज सोचना होगा कि वो उसका चुनाव नहीं है, वो उसकी मजबूरी हो गई है। वो भी ऐसा नहीं करना चाहता है, लेकिन उसने इतनी मात्रा में नशा ले लिया है अपनी उस एडिक्शन नाम की बीमारी के कारण कि उसकी वो मानसिक स्थिति हो गई कि वो पागल जैसा कर रहा है। कहीं ना कहीं समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। उसको नफरत की जगह देखने से की जगह उसको सहानुभूति की नज़र से देखना होगा, तब हम इस समस्या को दूर कर पाएंगे। बिल्कुल। राजीव जी, 20 साल नशे की लत से गुजरने के बाद आप खुद एक एडिक्शन काउंसलर हैं, कैसी कैसी चुनौतियाँ आपके सामने आती हैं? हाँ मैडम, हम लगातार देखते हैं एक ऐसे केस देखते हैं कि व्यक्ति घर पहुंचता है रात को 2 बजे और घर में आग लगा दी है उसने। वो छोटे बच्चों को मार रहा है। हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, 6-6, 7 साल के बच्चे, उनका शरीर ही विकसित नहीं हो पाया है
और वो नशे का शिकार हो गए। मैं अपने जीवन में अभी तक मेरे कम से कम 12-15 दोस्तों को मरते हुए देख चुका हूँ, और उनमें से अधिकतर वो थे जो कि मरना बोल रहे थे कि यार हम मरना नहीं चाहते। और ऐसी स्थिति में आ जाता है व्यक्ति की डॉक्टर बोल चुका रहता है कि तुम्हारा लीवर 85% ख़राब हो गया, अब अगर तुमने एक भी घूंट पी तो तुम मर जाओगे। और वो हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, और हॉस्पिटल से वो भागता है, हॉस्पिटल से भागता है, कलारी में जाता है, पीता है और मर जाता है। हमारे देश में 5 लाख लोग नशे से, हर शराब से मर रहे हैं, और उसमें से अधिकतर वो लोग होते हैं जिनको डॉक्टर बोल चुका और रहता है तुम्हारी किडनी चली गई है, तुम्हारा लीवर चला गया, तुम्हारा पैनक्रियास चला गया, अब तुम पियोगे तो मर जाओगे, लेकिन वो अपनी जान बचाने की जगह पीता है और मर जाता है। तो इतना कह सकते हैं कि हमें एक खतरनाक बीमारी है। इसमें व्यक्ति आत्मविनाशी हो जाता है, वो खुद का भी विनाश करता है, वो अपने परिवार का भी विनाश करता है, वो समाज का भी विनाश करता है। जी बिल्कुल। राजीव जी, थोड़ा सा समय की कमी है, प्रोग्राम के अंत में सिर्फ एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं आप हमारे युवाओं को, हमारे दर्शकों को? देखिए, युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, आपको मिलेगा कोई ना कोई जो आपसे कहेगा कि एक बार लेके देख मज़ा आएगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि निश्चित ही अगर आपने लेके देखा तो मज़ा आने वाला है, लेकिन उसके बाद जो सज़ा मिलेगी, उस सज़ा और उसके बाद उस सज़ा को आप संभाल नहीं पाएंगे। वो सज़ा केवल आपको नहीं मिलेगी, वो सज़ा आपके परिवार को भी मिलेगी, वो आपके बच्चों को भी मिलेगी, आपकी बीवी को भी मिलेगी, वो सज़ा आपके माँ बाप को भी मिलेगी, और वो जो सज़ा है वो आपके समाज को भी मिलने वाली है। उस सज़ा से बचने का यही तरीका है कि वो जो फर्स्ट यूज़ है हम वो फर्स्ट यूज़ ना करें। कोई हमसे बोले कि एक बार लेके देख मज़ा आएगा, तो बता दो कि हाँ मुझे मज़ा आएगा, और लेकिन वो फिर जो धीरे धीरे वो सज़ा में बदलेगा, मैं चाह कर भी इसे बंद नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल, मैं ऐसे पिंजरे में फंस जाऊँगा जो कि मेरा बनाया हुआ होगा, खुद का बनाया हुआ होगा, और मैं उसमें से निकल नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो हमारे साथ मौजूद थे राजीव जी, जो कि एडिक्शन काउंसलर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आने के लिए, हमारे चर्चा में भाग लेने के लिए और युवाओं तक ये जागरूकता फैलाने के लिए। तो मैं भी सबसे यही कहना चाहूँगी कि खुद भी जागरूक हों, साथ में दूसरों को भी जागरूक करें। उसे एक बार के मज़े के रूप में ना लें, बाकी उसके अलावा अपने पूरे करियर के बारे में सोचें, अपने जीवन के बारे में सोचें। चलिए, इसी के साथ इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।